चलिए सुनते हैं कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। आखिरकार कुरीति को राजा विश्वजीत के जीवित होने का राज पता चल गया था। गोदावरी के महामंत्री ने कुरीति को सब कुछ बता दिया था और इसके पता चलते ही मानो कुरीति बुरी तरह से बौखला उठा हो। उसने बिना सोचे समझे ही गोदावरी पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। उसने तुरंत अपने सेनापति को अपने कक्ष में शीघ्र बुलवाया। महाराज की जय हो, आपने हमें याद किया महाराज। हाँ सेनापति, अभी के अभी सेना की एक टुकड़ी तैयार की जाए और उस टुकड़ी को लेके तुम स्वयं आज और अभी गोदावरी के ऊपर चढ़ाई करोगे। और एक बात, रास्ते में तुम्हें राजद्रोही प्रचंड भी मिलेगा, उसे देखते ही मौत के घाट उतार दो। महाराज, मंत्री प्रचंड? हाँ सेनापति, वो एक देशद्रोही है। पता चला है कि वो महारानी रूपरेखा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जो आज्ञा महाराज। एक बात और सेनापति, अभी अभी सूचना मिली है कि राजा विश्वजीत जिंदा है और वो जल्दी ही हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए गोदावरी आ रहा है। खबर यहां तक है कि वहां गोदावरी के जंगलों में कोई महावत हाथियों के एक बड़े झुंड के साथ छुपा हुआ है और हमारा अंदाजा है कि वो जरूर राजा विश्वजीत से मिला हुआ है या फिर उसी का आदमी है। इससे पहले कि वो लोग वहां पहुंचे, तुम उनसे पहले वहां पहुंच जाओ और अपनी एक टुकड़ी के साथ उस महावत और उन हाथियों के झुंड को अपने कब्जे में ले लो। और इतना ही नहीं, तुम वहीं से आगे बढ़ के गोदावरी पर हमला करोगे। आपने जैसा कहा वैसा हो जाएगा महाराज। लेकिन ख्याल रहे सेनापति, हमें 8 दिन के तीसरे पहर खत्म होने तक सभी गज हमारे अपने राज्य में चाहिए। और इतना ही नहीं, तुम महारानी रूपरेखा को बंदी बनाकर स्वयं कल भोर होने तक हमारी आंखें खोलने से पहले बेड़ियों में बंधी हुई हमारे सामने प्रस्तुत करोगे। यदि तुम दोनों में से किसी भी कार्य को करने में असफल हुए तो याद रखना सेनापति, तुम्हारी गर्दन को हमारी तलवार से कोई नहीं बचा सकता, फिर तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जान की दुहाई महाराज, परंतु हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये स्थिति नहीं आने पाए। कोशिश? हमें कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए सेनापति। हम पहले ही उस धोखेबाज प्रचंड और महारानी रूपरेखा को लेकर बहुत ज्यादा क्रोधित है, इसलिए इस कार्य में हमें कोई भी शंका नहीं चाहिए। रानी रूपरेखा हर कीमत पर हमारे सामने बेड़ियों में बंधी हुई यहां खड़ी चाहिए, वो भी जिंदा। यदि ऐसा नहीं हुआ सेनापति, तो उनके क्रोध की गाज तुम पर निश्चित ही गिरेगी, ये याद रखना। जी महाराज, आप चिंता न करें, सब हो जाएगा। जैसा आपने कहा ठीक वैसा ही। सेनापति जिस विश्वास के साथ कुरीति के सामने आया था, वो सब उसका धरा का धरा रह गया। कुरीति की बातें सुनने के बाद सेनापति के माथे पर घबराहट और पसीना साफ नजर आ रहा था। पसीना तो सेनापति ने जैसे तैसे पोंछ लिया था, लेकिन घबराहट वो चाहकर भी अपने माथे से दूर नहीं कर पा रहा था। कुरीति के शब्द उसके मस्तिष्क में लगातार घूम रहे थे। दुविधा के भंवर में फंसा सेनापति वहां से चला जाता है। कुरीति मेरे भाई, तुमने आवेश में आके सेनापति को कुछ ज्यादा ही कह दिया है। यूं अपने ही लोगों के ऊपर तुम्हारा इतना अधिक क्रोधित होना और इस प्रकार के निर्णय लेना सही नहीं है। इससे उनकी कार्य कुशलता पर भी फर्क पड़ सकता है। नहीं अनीति, हमने जो भी किया ठीक किया। इस मामले में तुम बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा। इस समय हमें बहुत ही ज्यादा क्रोध आ रहा है। हम जानते भी हैं और समझते भी हैं कि तुम वास्तव में किस बात पे और किस शख्स को लेके इतने क्रोधित हो। ऐसा कहते हुए अनीति अपने स्थान से खड़ा होता है और कुरीति के कंधे पर हाथ रखता है। हम तुम्हारे मन की विपदा अच्छे से समझ सकते हैं भ्राता। आखिर हम तुम्हारे ही अंश हैं और इसीलिए हमने तुम्हें समझाया था कि स्त्री का चक्कर ठीक नहीं है।
अनीति, हमने तुमसे कहा ना कि इस समय इस विषय में तुम बात ना ही करो तो बेहतर होगा। बात ना करे? लेकिन क्यों? क्या तुम जानते हो, आवेश में आकर लिया गया तुम्हारा एक भी गलत निर्णय हमारी बरसों की मेहनत और हमारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। क्या तुम भूल गए कि इस राज्य को पाने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं खोया? और आज एक तुच्छ स्त्री के कारण हम इस राज्य को, इस सिंहासन को खो दे? अनीति, होश में बात करो रानी रूपरेखा के लिए। ओ, मतलब अभी भी तुम्हारे मन में उसको लेके एहसास है। तुम अभी भी उसके प्रेम जाल में फंसे हुए हो, वो भी ये जानते हुए कि ये सब उसका बनाया एक छलावा था, एक नाटक था तुम्हारे लिए। अनीति, हमने कहा ना चुप हो जाओ। नहीं कुरीति, हम चुप नहीं होंगे। पहले तुम्हें निर्णय लेना होगा, या तो तुम्हें महिंद्राओं को चुनना होगा या फिर उस नीच स्त्री को। अनीति, अपनी जबान को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि रणभूमि से पहले हमारी तलवार यहां पर ही उठ जाए और हम भूल जाए कि तुम हमारे कौन हो। मत भूलो, हमारे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हम हैं तो तुम हो। आ गया ना कुरीति तू अपनी औकात पे। यही है तू कभी किसी का नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता मैं किसी का, और नहीं बनना मुझे किसी का। चले जाओ सब मेरे पास से। कुरीति ऐसा चीखते हुए अचानक से बहुत दुखी हो जाता है। कुरीति की ऐसी हालत देख अनीति उसके पास आते हुए उससे कहता है, कुरीति मेरे भाई, तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। परंतु जब तुम स्वयं ये बात जानते हो कि उस स्त्री ने तुम्हारे साथ छल किया है, फिर भी तुम उसके प्रेम में इतने व्याकुल और उत्तेजित हो रहे हो और अपने सैनिकों और विश्वास पात्रों के ऊपर ही क्रोध बरसा रहे हो। इस संकट की स्थिति में यह कदाचित उचित नहीं है। हम जानते हैं अनीति मेरे भाई, परंतु पता नहीं क्यों ये जानते हुए भी मेरा हृदय उस षड्यंत्रकारी स्त्री के लिए करुणा भर रहा है। मुझे उसके छल पर क्रोध आ रहा है, परंतु उस छल को भी सत्य मानने को मेरा हृदय हमसे हट कर रहा है। इसलिए जब तक मैं उसे अपने हाथ से दंडित न कर लूं, मेरे हृदय को चैन नहीं आएगा। तो ठीक है भ्राता, तुम चिंता न करो। फिलहाल इस समय इस स्थिति को हमें संभालने दो और तुम अभी खुद को संभालो। और महामंत्री तुम सेनापति के साथ जाओ और सेना की तैयारी में उनकी मदद करो। हम नहीं चाहते कि इस कार्यवाही में कोई भी भूल हो। गोदावरी के सैनिकों की गणना से लेके युद्ध करने की मुख्य नीतियों तक सभी प्रकार की बातों को तुम हमारे सेनापति के साथ साझा करोगे। गोदावरी की प्रत्येक युद्ध से संबंधित बात हमारे सेनापतियों को पता होनी चाहिए, अन्यथा कुरीति जो कुछ भी सेनापति के साथ करे अथवा नहीं, मैं तुझे अवश्य परलोक सुधार दूंगा। समझ गया ना? जी हाँ महाराज अनीति, हम अच्छे से समझ गए। अब हमें एहसास हो रहा है कि प्रचंड शायद ठीक कह रहा था। हमने वास्तव में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पर अपना पैर ही दे मारा है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। अब हमें ये लग रहा है कि महिंद्राओं पे कुरीति राज्य कर रहा है, तो गोदावरी पे इसका भाई अनीति राज्य करेगा। तेरे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा महामंत्री, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। गया तू 12 के भाव में। गोदावरी के महामंत्री भी वहां से अपने मन में विचार करते सेनापति के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसा कि प्रचंड ने उन्हें समझाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस समय ठीक यही स्थिति महामंत्री की हो गई थी। अब वो कुरीति के जाल के बीच भंवर में ऐसे फंस चुके थे कि वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ अपनी दूरंदेशी दिखाते हुए कुरीति के कुछ भी करने से पहले ही गोदावरी की सेना कुरीति से लोहा लेने के लिए तैयार हो चुकी थी
और महाराज विश्वजीत की अनुपस्थिति में स्वयं महारानी रूपरेखा ने इसका नेतृत्व करने की ठान ली थी। महारानी रूपरेखा अपनी सेना लेके प्रचंड के बताए रास्ते पर उसके पीछे पीछे चल दी थी और देखते ही देखते वो सभी वहां पहुंचते हैं जहां सेनापति भल्लाल अपने सभी गजों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। जहां सेनापति भल्लाल के ये देख उनके चेहरे पर खुशी छा गई थी, वहीं दूसरी तरफ वहां खड़े कुरीति के सैनिक ये सब देख के हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक से उनके बीच में भगदड़ सी मच गई थी और कुछ 100 सैनिकों के सामने लाखों की सेना। इतने में मंत्री प्रचंड आगे आते हुए कहते हैं, तुम सबको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर देते हो और आत्मसमर्पण कर देते हो तो हमारा तुमसे वादा है कि यहां खड़ी गोदावरी की सेना तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगी। परंतु यदि तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की या फिर यहां से भागने अथवा वीरता दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, वो तुम्हारी वीरता जल्द ही मूर्खता में बदल जाएगी, जिसका बदला तुम्हें अपनी जान देके चुकाना पड़ेगा। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या कुरीति निकाल पाएगा खुद को महारानी रूपरेखा के प्रेम जाल से? क्या होगा जब गोदावरी की सेना का सामना होगा कुरीति की सेना से? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपकी सबसे पसंदीदा कहानी सम्राट विश्वजीत, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। बचपन का सपना अगर सच हो जाए तो क्या करेंगे आप? वीडियो गेम की